नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2019 के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया था। इसमें पहले 15 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया था और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, जिसमें आपने काफ़ी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस किया भी है और रिस्पांस भी करा है आंसर वाइज। और कुछ बच्चों का आया था कि सर आप हमें मॉडल पेपर करा दीजिए। मॉडल पेपर भी करेंगे। अगर आपके पास पहले से नॉलेज है सो अच्छी बात है, अगर नहीं नॉलेज है पहले एक बार इस पेपर में से 2019 की बात मैंने आपसे करी ना, 2019 से लेके जो 24 तक आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे पहले मेन पॉइंट्स बना लेंगे हम कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर्स को करेंगे। चिंता मत करिए, सब चीज़ें हमारे पास हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। जब हमने शॉर्ट्स पे ये प्रॉमिस भी आपको करा है, वैसे भी आपको बात हुई है कि हम करेंगे। तो पहले भी आप एस्टेट का देख सकते हैं, पैरेलल हम सीटेट भी पढ़ा रहे हैं। जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं आप प्ले लिस्ट से स्टडी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल करवाएंगे, नो डाउट एट ऑल। हाँ जी, आज कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको काम के लिए, ये फ्लो ऑफ एनर्जी की बात हमने करी थी जैसे यहाँ पे, और फिर हमने EIA वाला था, ये देखो सारे हमने कर लिए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आगे रिपीट हुए हैं, वो कैसे आप देखेंगे, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी श्रोताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उन पॉइंट्स को आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हमने यहाँ तक दिया था कि जो साइंटिस्ट थे डॉप्सन, उन्होंने ओजोन लेयर को जांचा परखा। कई बार टाइमिंग भी आया थी कि सबसे पहले ये कहाँ हुआ। आप ये कमेंट करके ही बता सकते हैं कि ये जो ओजोन लेयर का जो होल था, क्या वो अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया, क्या था। ये क्वेश्चन आया हुआ जी, सभी टीचिंग एग्जाम में पूछा गया कि क्या था। सो इसको हम डॉप्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं, डॉप्सन। अब कई बार जो आयोग होता है, जैसे इसमें डॉप्सन DOB आएगा, अगर ये स्पेलिंग गलत है तो कई बार आयोग क्या करता है, क्वेश्चन को ही कह देता है कि सभी को मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसके जी स्पेलिंग रॉन्ग थे जी। SSC में भी यही हुआ, आपको पता होगा, प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहाँ पर अगर किसी के स्पेलिंग रॉन्ग थे तो सबको मिलेगा, लेकिन अगर हिंदी में है तो बस कह नहीं सकते। सो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं पर स्पेलिंग रॉन्ग होंगे तो आप उसको क्लिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 137 यानी कि 17th क्वेश्चन है वैसे ये। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमित किया गया था, कब किया? 1986 था, 1992 था, या 1984 था, या 1974 था। लेकिन EPA इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है जी, EPA है, प्लीज़ लिख लीजिए। 1986 को ये नियमित किया गया था। और इसी के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप प्लीज़ कॉपी पे लिख लीजिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। हिमालयज़ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी, इकोसिस्टम के बारे में, इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो प्लीज़ आप एक बार रीड कर लीजिए। कि मैं आपको स्टडी ज़रूर करवाऊँगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, पर प्लीज़ आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? दी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और एग्ज़ाम में सीटेट में ये पूछा गया था, ICDS का फुल फॉर्म क्या है? ऊपर लिख दिया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब आपके पेपर में क्या पूछ लिया गया, इन सेवाओं का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो यहाँ पर क्या प्रतिरक्षा है, आपको मालूम है इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है जी, कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। हेल्थ वाइज स्वास्थ्य जांच और रेफरल सर्विसेज बिल्कुल जैसे टैबलेट्स के बाद दी जाती हैं। उसके बाद पेट के संबंधी है, दांतों के संबंधी है, पूर्व स्कूलीय अनौपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑल ऑफ दी अबव। आपने स्टेट वाइज आंसर नहीं देना होता किसी भी क्वेश्चन का, आप इसको पैन इंडिया सोच के आंसर देना होता है। ठीक है जी सभी श्रोता, सभी व्यूअर्स। हाँ जी, ISO 14000 मानक संबंधित क्या है? ऐसे आपसे 9000 वाला भी पूछा जा सकता है जी, कोई सा भी पूछा जा सकता है कि ये स्टैंडर्ड किससे रिलेट करता है? प्रदूषण प्रबंधन है जी, या जोखिम प्रबंधन है, या पर्यावरण प्रबंधन है, या नन ऑफ दी अबव है? क्या पोल्यूशन से रिलेटेड है? रिस्क। जब आपको मालूम है कि हम पेपर कौन सा पूछा गया है जी, पर्यावरण का है जी,
इसी का होगा, लेकिन हो सकता है आपको पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी पूछ लिया जाए। वैसे ये आर्टिकल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के संबंधी, और कंपनीज़ को सबको इसको क्या करना पड़ता है जी, फॉलो करना पड़ता है। बात क्लियर होगी जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, सोलर एनर्जी स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है जी, कार्बन बंध में, ग्रीन लीव्स में, फॉसिल है, बायोमास है, हरी पत्तियाँ, जीवाश्म ईंधन या बायोमास। आपको बताया था इसमें जो क्वेश्चन दिया गया कि कहाँ स्टोर होगी, अब किसके उपलक्ष्य में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन था ड्रॉप हुआ था उस समय कि सर जो सौर ऊर्जा है वो किसके द्वारा, जैसे कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ होता है, फिर आगे आगे फॉर्मेशन ऐसे चलता है। लेकिन अगर बॉन्ड्स की बात करी जाए या आंसर की बात करी, जो आंसर की था वो कार्बन बंध में दिया गया था, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स में। फॉसिल फ्यूल कोई आंसर नहीं है, ना ही बायोमास है, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था, ठीक है जी। कुछ जीव जैसे घास, सींपरनी, टिड्डे, चूहे, मल एक खाली स्थान पर रहता है, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं। हाउसेज का भी क्वेश्चन आता है कि किसका क्या हाउस है। आप बता सकते हैं कि टाइगर कहाँ रहता है जी, लायन कहाँ रहता है जी, रैबिट कहाँ रहता है, कैट कहाँ रहता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इसका आंसर अभी याद नहीं होगा कि रैबिट का हाउस क्या है। आपको कि नहीं सर वो तो होल में रहता है, नहीं जी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है ये वाली बात। पहले पूछा भी क्या है, सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए वेकेंट लॉट ऑफ इंक्लूडिंग ग्रास, डेंडेलियंस, माइस, ग्रास हॉपर, स्लग्स। इंग्लिश में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है जी, कम्युनिटी है जी, जनसंख्या है, या फिर म्यूचुअलिज्म है। तो जहाँ पर ये सब लोग कलेक्टिवली रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं जी, हम समुदाय बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी। इकोसिस्टम तो पूरा फुल ही हो गया, कुछ जीव की बात कर रहे हैं इन्होंने, सम, गलती से इकोसिस्टम मत लगाना, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये आंसर गलत हो जाता है जब एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है, ये भी बात बतानी थी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जिस भी क्षेत्र का है। आप हम तो उत्तराखंड का पढ़ाई कर रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार। विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अंडरटेक, कौन सा एक्टिविटी नहीं करना चाहेंगे, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना वैसे मनाही होती है, ये भी नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नोट कर लेंगे कॉपी पे। चिड़ियाघर में जिस जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना बिल्कुल घर आके कर सकते हैं, वहाँ क्लिकिंग का मना होता है। उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनको ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो ये वाला है बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लेके जा सकते, वहाँ मना होता है। और फिर आसपास गंदगी भी रहती है अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हमने कुछ डालना है। सो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 142 का ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, दुर्गा एक गाँव में रहती है, लकड़ियाँ गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। जिन 3 महीनों में उसे तेज खांसी और उसका कारण क्या हो सकता है। दुर्गा लिव्स इन ए विलेज, कुक्स फूड ऑन चूल्हा देन स्टोव यूजिंग वुड, काउ डंग केक्स एज अ फ्यूल। तो उसको रीज़न क्या हो सकता है, आपको पता है कार्बन जब बर्न होता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, या फिर सल्फ़र होगा तो SO2 होगा, अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो देखते हैं जी क्या दिक्कत आ रही है उसको, काफ़ी ज़्यादा खांसी है, क्या हो रहा है जी वहाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बर्निंग फ्यूल विच में डिपॉजिट इन रेस्पिरेटरी, अगर ऐसा होता है तो नौजिया हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बट उसको खांसी हुई है, ये वाला ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते। बट रीज़न इन्होंने ठीक लिखा हुआ, उसका रीज़न नहीं है, कफ का रीज़न नहीं है। जलते हुए काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है जी। सूट प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल विच में हैव बीन, जैसे हम कहते हैं सारा दिन धुएं में रहना, जैसे कोल माइंस के अंदर काम करते हैं, एस्बेस्टॉस में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों में और जैसे सांस ले रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। कल भी एक सख्त टिप्पणी करी गई है न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि जो ऐसे केमिकल्स हैं वो बादलों में मिक्स होकर, क्लाउड्स में मिक्स होकर कहाँ पर जमा हो रहे हैं, पहाड़ों पे जमा हो रहे हैं। सो ये खतरा है वहाँ के रहने वालों के लिए भी, और आने वाले समय पहाड़ों का
देखिए कि क्या हो सकता है, ऐसा जजमेंट दिया कि आप न्यूज़ देख सकते हैं। स्मोक प्रोड्यूसर बर्निंग फ्यूल में चेक, नो जी ये नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो 3 महीने से है। तो जो एक्चुअल रीज़न है वो कौन सा है जी, बी रीज़न है, उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर का प्रोस्टिट्यूशन, ये तो इलॉजिकल है। जो बी आंसर है जी 143 का बी है। सूट, हाँ सूट से एक बात और याद आई, जैसे CH4 है, मीथेन बोलते हैं इसको, इसका भी सूटियर फ्लेम होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका फ्लेम और सूट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से दिक्कत आती है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने में कौन सा उद्देश्य नहीं है, नॉट पूछा जी, कि हम इसमें रिडल्स और पजल्स को नहीं डाल रहे, क्या दिक्कत हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव है, ठीक है, हम इसको नहीं चूज़ कर सकते। रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, ये भी क्या है जी, पॉजिटिव है। कन्फ्यूज दी माइंड, अब ये वर्ड क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, कंसिडर कर सकते हैं, आगे चेक करते हैं। क्यूरोसिटी तो ठीक है, ABD ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के लिए क्या है, नॉट पूछा गया, कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को मस्से के भ्रमित करना, उसका भ्रम का आनंद उठाने देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थॉर्नडाइक का कंसेप्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर बच्चा रेडी नहीं है, खींचकर नहीं पढ़ा सकते, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है। बच्चों खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे, आस्क देम टू पुट देयर हेड्स डाउन ऑन, ये तो बहुत पुराना है, इसको नहीं कंसिडर कर सकते। यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन द मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, पाठों को रोचक बनाने के लिए हम बहुत सारे श्रव्य दृश्य सहायक का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। चेंज दी टॉपिक इमिडिएटली, इसको क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, और खेलने वाला भी ऑप्शन नहीं है। अगर 2 पूछे जाते फिर A और C होता, हम उनकी प्रैक्टिसेस बाहर करवा देते, ग्राउंड में ले जाते, बताते कि ये लीव्स हैं, ऐसा है, एनवायरनमेंट के संबंधित तो कुछ भी बता सकते थे अगर वो आपके चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों का चित्र देता है, उन जानवरों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू स्टूडेंट आर आस्क्ड देम टू कलर द पिक्चर ऑफ एनिमल दैट डोंट लिव इन देयर हाउसेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू डेवलप क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन स्किल है, या फिर डेटा कलेक्शन है। मैं यही बात करना चाह रहा था, कई बार ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि A और C डाल सकते हैं उसमें, कि और क्या कर सकते हैं आप। अगर केला D दिया होता तो फिर इसमें D ही और ये C वाला ही करते, ठीक है जी। हाँ जी, क्रिएटिविटी तो पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है हमें, पॉजिटिव ऑप्शन नहीं लग रहा, देखो ज़रा ध्यान से, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और साथ में क्लासिफिकेशन है। डेटा कलेक्शन की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव मेन क्या होगा, डेटा कलेक्शन जो सब जगह पढ़ा ही है, संग्रह तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बच्चों को ये काम जो दिया गया है चित्र भरने के लिए, वो ऑब्जर्वेशन है, क्रिएटिविटी है, और वो क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से कलर्स हैं। क्लियर होगी जी वाली बात जी, आपको पूछा गया, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, एक ही शीट पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए बताया कि बार बार स्टडी करना जरूरी है। मैं भी आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टडी कर रहा हूँ। हाँ जी, प्रथम आयोजन छिद्र पाया गया है, लो जी ये वही आ गया जो मैंने आपको भी बताया था, शायद यहीं से मैंने इसको रीड किया, जो मैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट ओजोन होल वॉज फाउंड, कहाँ पाया गया, तो अंटार्कटिका के ऊपर इस छिद्र को पाया गया। वातावरण की आर्द्रता मापी किससे जाती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्टेट वाइज कुछ लेना देना नहीं होता, सब स्टेट्स में पूछा गया, सभी में पूछा गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही यूटेट पढ़ा रहे हैं, और भी एग्जाम्स में CDP आती है, इन्वायरमेंट आता है, उसमें भी स्टडी करवाते हैं। क्लियर है जी। 148 में जो आंसर है दैट इज दी हाइग्रोमीटर द्वारा ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। नदी में जल प्रदूषण को किसकी गुलित मात्रा से मापा जाता है, वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड डिजॉल्व क्वांटिटी, कई बार BOD का क्वेश्चन भी आया है, COD का क्वेश्चन भी आया है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है। सो हमारे पास यहाँ पर वही मैंने जैसे आपको बताई BOD COD ऑक्सीजन से। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने माँ गंगा के बारे में पूछा कि इतना ज़रा पोल्यूशन है, फिर भी ये इतनी पवित्र और ये सारी चीज़ें कैसे हैं। वहाँ पर आज तक उनको समझ ही नहीं आ पाया कि जो BOD है या ऑक्सीजन डिमांड है, जो ऑक्सीजन की बात है, ये कहते कम नहीं हुआ, बाकी सभी नदियों में क्या हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक में
और संस्कृति में बहुत शक्ति है। निम्न में कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम? फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ओशन है। स्टेबल यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा ही है। तो फॉरेस्ट है क्या, डेजर्ट है, माउंटेन है क्या, ओशन है? तो हमारे पास क्या है जी, मोस्ट स्टेबल जो इकोसिस्टम है वो हमारे पास है जी समुद्र यानी कि ओशियन। सो आज हम यहाँ पर पूरे एग्ज़ाम को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पार्ट हमने ईवीएस का कंप्लीट भी किया है और सीडीपी भी 2019 का कवर कर चुके हैं। सो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि 2019 के 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कितने आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, यही आपको मॉडल पेपर में क्या करेगा, मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये आपका पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए नए आए। कीवर्ड्स मतलब जो आपने पेपर से पहले नहीं स्टडी किया, क्योंकि एज गैप क्या है, कोई भी है 25 से 40 तक का है, किसी एग्ज़ाम में 25 से 37 तक का है, तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चूज़ कर रहे हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों बातें प्लीज़ एंड तक फॉलो करनी है और ज़रूर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 2020 का सीडीपी पेपर डिस्कस करेंगे। सीडीपी कंप्लीट करने के बाद फिर ईवीएस और जो अलग अलग सब्जेक्ट में सीडीपी आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।